Hello students, this is part 2 of chapter 1st class test nationalism in Europe. So here in part 2 we have first of all some dates, and these dates are very important for all the students, so you have to learn these all dates. तो इसमें सबसे फर्स्ट डेट है वो दी गई है 1797 की। नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियन वॉर बिगिन। इस समय जो नेपोलियन था उसने जो अपना हस्तक्षेप था वो इसमें शुरू कर दिया था इटली में, और नेपोलियन वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद सेकंड जो डेट दी गई है 1814 से 1815, फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियतनाम पीस सेटलमेंट। तो उसके बाद क्या होता है कि नेपोलियन जो था वहाँ पर जिसने अपनी सत्ता जमाई थी वो गिर गई। उसके बाद जो वियना जो पीस है सेटलमेंट, वियना की शांति संधि जो है हुई। जो थर्ड डेट दी गई है 1821, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यूनान का जो स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंस के लिए आज़ादी के लिए शुरू हुआ था 1821 में। 1848, रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में क्रांति हुई। आर्टिशियंस जो कलाकार थे वहाँ के, जो कारीगर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, एंड पीजेंट्स जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। तो उन्होंने जो उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ थी उसके खिलाफ जो है अपना रिवोल्ट विद्रोह शुरू कर दिया था। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और जो मिडिल क्लास लोग थे उनको उन्होंने संविधान की और एक प्रतिनिधित्व सरकार की मांग की। इटालियंस, जर्मन्स, मार्गेयर्स, पोल्स, सेजिस एक्सेट्रा, ये सब जो स्टेट्स इसमें शामिल थे, डिमांड नेशनल स्टेट। इन्होंने नेशनल स्टेट्स की डिमांड की। 1859-1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण हुआ। 1866 to 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण हुआ। एंड 1905 सॉल्व नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन द हब्सबर्ग एंड ऑटम अम्पायर। जो सॉल्व नेशनलिज्म की जो फोर्स जो लोग थे वो इकट्ठे हुए हब्सबर्ग और ऑटम अम्पायर। तो इसके बाद देखिए अब चलते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट को नज़र डालते हैं। तो इसमें दे रहा है कि इफ़ यू लुक क्लोजली एट द मैप of mid-18th century Europe, you will find that there was no nation states as we know them today. अगर आप mid-19th century के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं था। मतलब छोटी छोटी जो टेरिटरी थी और लोग उसके ऊपर राज करते थे, कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करता था। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms। और जिसको आज हम जानते हैं जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, ये छोटी छोटी किंगडम्स में बटा हुआ था। डचेस एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोमन्स टेरिटरी। और जो डचेस थे, जो कैंटोन्स थे, जो इनके रूलर्स थे वो कहते हैं इनके ऑटोमन्स टेरिटरीज के रूलर थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर autocratic monarchies within the territories of which live diverse people। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो वह ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज की अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेटिक जो ये मोनार्कीज हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जैसे राजा के बाद उसका लड़का जो है वो राजा बन जाता था, यही ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी। इस तरह का सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। विच लिव देयर डाइवर्स पीपल। और यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे थे? डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है कि विभिन्नताओं वाले लोग, मतलब उसमें कई प्रकार के जो हैं लोग रहा करते थे। डाइवर्स, विभिन्नताओं वाले लोग। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग जाति धर्म मत पंथ के लोग हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से वहाँ भी डाइवर्स जो लोग हैं वो रहा करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ ए शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो अपने आप को जैसे कॉमन आइडेंटिटी, जैसे हम लोग अगर इंडिया में रहते हैं, बेशक अलग अलग जाति धर्म है, तो हम लोग अपने ही देश का उनको मान के रखते हैं, तो एक कॉमन आइडेंटिटी। पर उनकी ऐसी कॉमन आइडेंटिटी कोई भी नहीं थी, ना ही कॉमन कल्चर था। अब हम लोग का कॉमन कल्चर है। कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है,
ठीक है, 2 अक्टूबर। तो ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे, एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथेनिक ग्रुप। इनकी लैंग्वेजेस भी अलग थी, इनकी भाषाएं भी अलग थी, और ये अलग अलग एथेनिक ग्रुप से जो है बिलोंग भी करते रहे। एथेनिक ग्रुप का मतलब तो जिनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं। द हब्सबर्ग एम्पायर वर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया। हब्सबर्ग एम्पायर थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे राज करते थे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन एंड पीपल्स। तो इसी तरह से यहाँ पर जो थे ना बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे वो रहते थे। इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन, द ट्रोयल, ऑस्ट्रिया एंड स्टीरेंटलैंड एज वी एज बोहेमिया वेयर द ऑटोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि मतलब इट इंक्लूड एल्पाइन रीजन, एल्पाइन जो रीजन था यहाँ पर ट्रोयल, ऑस्ट्रिया और स्टीरलैंड, इस तरह से ये सब रीजन इसमें शामिल थे। एज वेल एज बोहेमिया भी इसमें शामिल था। वेयर द ऑटोक्रेसी इज प्रीडोमिनेंट, यहाँ ऑटोक्रेसी प्रीडोमिनेंट थी, मतलब पहले से चली आ रही थी, और वो किन के हाथों में थी? जर्मन स्पीकिंग पीपल्स के लोगों में थी। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, और इसके अंदर इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे, जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया में इन लोगों की ऑटोक्रेसी चली आ रही थी। हंगरी की बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक मैगेयर वाइल द अदर हाफ स्पीक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अगर हम बात करें हंगरी की, तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जो थे वहाँ की जो मैगेयर लैंग्वेज है वो बोलते थे, और बाकी जो आधे से ज़्यादा लोग थे वो अदर दूसरी डायलेक्ट्स बोलियाँ बोला करते थे। इन गैलिशिया द ऑटोक्रेसी स्पीक पोलिश। जो अगर गैलिशिया की बात करें, जो ऑटोक्रेसी थी जो यहाँ पर राज करते थे, वो लोग पोलिश मतलब बड़ी अच्छी भाषा को, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। बिसाइड दिस 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, इसके अलावा 3 और जो ग्रुप थे जो यहाँ पर डोमिनेंट थे, जिनकी सत्ता थी, देयर ऑल्सो लिव्ड विद द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, वो भी अपने एम्पायर के बाउंड्रीज में रहते थे। ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल्स बोहेमियस एंड सोल्स टू द नॉर्थ, सोलमन्स इन कैरिनोला। तो यहाँ पर जो है जो सो विद बाउंड्री ऑफ एम्पायर, ये सब इसी एम्पायर्स की बाउंड्री मतलब हदों के अंदर रहते थे। ए मास ऑफ सब्जेक्ट्स, जो बहुत सारे जो लोग थे पीजेंट्स, जैसे पीजेंट पीपल थे, बोहेमियस जो सॉल्वक से टू द नॉर्थ में थे, और सोलमक्स इन कैरोलिया, कैरेट्स टू द साउथ, कैरेट्स जो साउथ में थे, एंड रोमन्स इन द ईस्ट ऑफ टेरेंसलानिया, और जो रोमन्स थे वो टेरेंसलानिया के ईस्ट में थे। सच डिफरेंट डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, और इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद एक पॉलिटिकल राजनीतिक जो है जो पॉलिटिकल जो यूनिटी है, एकता बनना वो आसान नहीं था, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, सोच भी अलग थी, इनकी धार्मिक मानते हुए सब कुछ अलग अलग था। तो द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन अलायंस टू द एम्पायर। कहता है बस एक ही चीज़ थी जो इन लोगों को एक धागे में पिरो सकती, वो क्या थी? कॉमन अलायंस द एम्पायर, मतलब सभी जो इनके ऊपर जो अलग अलग शासक राज करते पूरा करके एक ही अलायंस इनके ऊपर राज करेगी, तो ये लोग हैं, एकता की भावना इनके अंदर रहेगी। हाउ डिड नेशनलिज्म मेड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज। कहते हैं किस तरह से जो नेशनल स्टेट का आइडिया है वो एमर्ज हुआ। तो इसके बाद तो स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यू जो इसमें पार्ट है उसका नाम है, जिसको हम करने जा रहे हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि एरिस्टोक्रेसी क्या है और जो न्यू मिडिल क्लास है ये क्या है। तो ये 2 वर्ड हम जाएंगे। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है वो लोग जिसको बोलते हैं रिच पीपल, ठीक है, हाई क्लास के जो पीपल होते हैं, ऐसे लोग तो किसी भी देश में राज चलाते हैं, मतलब राज परिवार के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? एरिस्टोक्रेट होते हैं। और न्यू मिडिल क्लास, तो न्यू मिडिल क्लास का मतलब है कि जो 17th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी थी, एज वी नो इट इज़ द रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री सेक्टर। जो इंडस्ट्री सेक्टर था इसके अंदर एक रेवोल्यूशन आई थी, क्रांति आई थी,
तो ये कहीं ना कहीं उसी से बिलोंग करता था। तो इसमें जो है वर्किंग क्लास, एक ऐसी क्लास का उदय हो जैसे कलर से और काम करने वाले को मिडिल क्लास का उदय हो, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशली एंड पोलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहते हैं अगर हम बात करें सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में, सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो होती है वो डोमिनेंट क्लास होती है कॉन्टिनेंट के, मतलब किसी आदि पे जो डोमिनेट करते हैं, जिसका राज होता है, जो अपनी सत्ता को चलाती है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। और इस जो मेंबर्स हैं इस क्लास के ग्रुप के लोग हैं यूनाइटेड बाय कॉमन वे, इनका जीवन देख ली कहीं पर भी है एक ही जैसा, जैसे इंडिया में राजा है या इंग्लैंड में रानी है या किसी भी देश में, उनका रहन सहन जो सिस्टम होता है वो लगभग एक ही जैसा होता है, हर जगह होता है। ठीक है, तो उन्होंने अक्रॉस द रीजन डिवीजन, इसमें रीजनल मतलब क्षेत्रीय डिवीजन का कोई फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। इनकी स्टेट्स कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों में इनकी स्टेट्स होती हैं और टाउन्स में इनके बड़े बड़े घर होते हैं। दे स्पोक फ्रेंच एंड प्रोपोज एंड डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, डिप्लोमेसी मतलब राजनीतिक काम करते थे, उनकी जो हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग थे। देयर फैमिलीज वर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और अधिकतर क्या करते थे, जो राजनीतिक बड़े बड़े ग्रुप के लोग होते थे वो एक दूसरे से शादी वाले संबंध करके आपस में रिश्ते स्थापित कर लेते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। कह रहे दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज, जो ये शक्तिशाली एक एरिस्टोक्रेसी था, हालांकि न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, नंबर में देखा जाए तो ये बहुत कम लोग होते हैं, राज करने वाले कम ही लोग होते हैं ना धन के ऊपर। तो द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। पर ज़्यादातर जो लोग थे वो कह रहे पीजेंट्री थे, मजदूर थे, कारगर थे, जो काम करने वाले लोग होते हैं। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फ्रेम्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। और वेस्ट की बात करें तो बहुत सारी जो ज़मीन थी वो किनके पास थी, टेनेंट्स जो लोगों को देते हैं, या स्मॉल ओनर्स जो छोटे छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास आधे बीघा, इस तरह से ज़मीन थी। While in the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estate which was cultivated by serfs। और अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करेंगे तो जो लैंड होल्डिंग थी यहाँ पर वो क्या थी, वास्ट स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स में थी, जिसको सर्फ जो लोग थे वो कल्टीवेट करते थे, उसके ऊपर कृषि काम किया करते थे। तो इन Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल यूरोप की, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन और ट्रेड व्यापार जो था इसकी ग्रोथ हुई, और नए नए टाउन जो हैं कस्बे इमर्जल हुए, और मतलब उस समय उनका निर्माण हुआ। कमर्शियल क्लासेस मतलब एक ग्रुप बना जो कमर्शियल क्लासेस था, ठीक है, ये लोग आ गए। हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। और ये जो थे ये कहीं ना कहीं डिपेंड करते थे जो मार्केट की प्रोडक्शन, उत्पादन के ऊपर निर्भर करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन यूरोप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अगर हम बात करें यूरोप की तो यहाँ पर जो औद्योगिकरण वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब आधी बीतने के बाद शुरू हुआ। बट इन फ्रेंच एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पर अगर हम फ्रांस और जर्मन की बात करें अदर स्टेट्स की, तो ये 19th सेंचुरी में पैदा हुआ, मतलब इसका मतलब कि 18th सेंचुरी में सबसे पहले जो है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप कम इनटू बीइंग। और इसी इसमें कड़ी में जो नए एक सामाजिक ग्रुप थे वो सामने आए। वर्किंग क्लास जो पॉपुलेशन थी, जो कारगर मजदूर थे, ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये मिडिल क्लास जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न मतलब मध्य और पूर्वी यूरोप की बात करें, दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 18th सेंचुरी। तो इनकी संख्या बहुत कम थी, 18वीं शताब्दी तक इनकी संख्या क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। इट वॉज अमंग द एजुकेट लिबरल मिडिल क्लास
द आइडिया ऑफ नेचुरलिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज एंड गेन पॉपुलरिटी। फिर कहते हैं जो एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग था, लिबरल मिडिल क्लासेस, जो लिबरल मिडिल क्लासेस थी, द आइडिया ऑफ नेशनलिटी, इनके अंदर भी जो नेशनल राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी ये इनके सामने उभर के सामने आई। फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी, और इसी से जो है एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेज था, ठीक है, इसके खिलाफ जो है कि इसको ख़त्म किया जाए, अबोलिश किया जाए, ख़त्म करना, इसको हटाया जाए, ये सब विचार जो थे इनके अंदर आए। तो जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, जो लिबरल नेशनलिज्म था वो क्या है और इसके मीनिंग के बारे में हम डिस्कस